बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15 हम अपना स्टार्ट करेंगे आज का 8th क्लास का साइंस का लेक्चर। हमारा चैप्टर रहेगा पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है, इससे बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगलात होते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेंगे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 में हमारे पास आता है, सबसे पहले हम कहते हैं इट इज़ अ ग्रेट वेल्थ। सबसे पहले तो हमारे लिए एक कुदरती तौर पर एक नेचुरल रिसोर्स है, बहुत बड़ी दौलत है हमारे लिए। ठीक है, इट ब्रिंग फेवरेबल चेंजेस इन इन्वायरमेंट। फेवरेबल चेंजेस लेके आता है इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे क्लाइमेट को बेहतर बनाता है, मौसम को ये बेहतर बनाता है, अच्छी तब्दीलियाँ लेके आता है इन्वायरमेंट के अंदर। नंबर 3, इट स्टॉप स्टॉर्म्स एंड ब्रिंग रेन। ठीक है, जितने भी तूफान वगैरह होते हैं उनको ये रोकता है, और उसके अलावा बारिश का भी बाइस बनते हैं दरख्त। किस तरह से, क्योंकि इनके अंदर से इवेपोरेशन हो रही होती है, ट्रांसपायरेशन का अमल होता है, आबी बुखारात बन के पानी निकलता रहता है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, बारिशें आती हैं, तो ये रेन कास्ट करते हैं, बारिश की वजह बनते हैं। नेक्स्ट, बहुत से यूजफुल मटेरियल जो हैं वो हमें इन जंगलात से मिल रहे होते हैं। कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर टिम्बर, लकड़ी हमें यहाँ से मिलती है, उसे हम बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, या हम उसको फर्नीचर में यूज़ करते हैं। फायर वुड जलाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं वो भी हम यहीं से ले लेते हैं जंगलात से। गम्स, रेजन्स, कुछ मटेरियल्स होते हैं वो हम इनसे ले रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हर्बल होते हैं, उनसे मेडिसिन भी बना रहे होते हैं। ठीक है, उनसे डिफरेंट केमिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन से क्या मुराद है? सॉइल एरोजन से मुराद ज़मीनी कटाव। आपने देखा होगा जहाँ भी कोई दरख्त होता है, क्योंकि उसकी जड़ें, उसकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर फैली होती हैं, तो जितने एरिया तक उसकी वो जड़ें फैली होंगी, वहाँ पे जितने भी सॉइल पार्टिकल्स होंगे उन्हें वो अपने साथ होल्ड करके रखती हैं। तो वहाँ पे जो ज़मीन होती है वो सख्त होती है, जितने एरिया में नीचे जड़ें फैली होंगी, ज़मीन बहुत सख्त होगी, वो सॉइल पार्टिकल्स उसके साथ बाइंड हुए होते हैं। तो इस तरह से जो ट्रीज़ हैं या जो जंगलात हैं वो क्या करते हैं, ज़मीनी कटाव को रोकते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल एरोजन। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड हैबिटेट। बहुत से जानदारों का ये मस्कन भी होते हैं, वहाँ पे जंगली जानदार भी रह रहे होते हैं, बहुत से परिंदे भी होते हैं जिनका इसके ऊपर घर होगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सबसे पहले हमने देख लिया इसके फ़ायदे। ठीक है, इनके बेनिफिट्स हैं। फॉरेस्ट की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। नो, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है? डिफॉरेस्टेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसानों की, ह्यूमंस की सरगर्मियों की वजह से जो डिस्ट्रॉय हो रहा है हैबिटेट, जो हमारा इकोसिस्टम या जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो क्या कहलाता है? ये अमल कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट क्या होता है इन्वायरमेंट? सबसे पहले हम देख लेते हैं इस डिफॉरेस्टेशन का इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट है। नंबर 1, इट चेंजेस वेदर एंड क्लाइमेट। अभी हमने कहा कि फेवरेबल चेंजेस लेके आता है, तो जब दरख्त नहीं होंगे, जंगलात नहीं होंगे, तो ये क्या करता है, वेदर और क्लाइमेट को ये चेंज कर देता है। वेदर क्या है? शॉर्ट टर्म में चेंजेस आ रही होती हैं, मौसम होता है जो हमारा डेली बेसिस पे, दिन को कुछ और रात को कुछ और। क्लाइमेट जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होती हैं, बताते हैं कि ये फलां जो मुल्क है यहाँ पे सारा साल मौसम सर्द रहता है, या इस मुल्क में सारा साल मौसम गर्म रहता है, तो उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगी, अगर हम जंगलात को काट देंगे, तो उससे सबसे पहले हमारा वेदर और क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हम अभी जो सिचुएशन है इसकी बात करते हैं कि पहले बारिशें भी ज़्यादा हुआ करती थी, गर्मी भी नहीं होती थी, लेकिन अब क्योंकि हम जंगलात काटते जा रहे हैं, दरख्त काटते जा रहे हैं, वहाँ पर हम रोड्स बना लिए हैं, बिल्डिंग्स बना ली हैं, फार्म्स बना लिए हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम उस लैंड एरिया क्लियर कर देते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट होती है। तो उसके रिजल्ट में होता क्या है, उसके रिजल्ट में वेदर और क्लाइमेट हमारा चेंज हो जाता है, एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है इस वजह से। नेक्स्ट, इट कॉज सॉइल एरोजन। अभी मैंने आपको बताया जहाँ पे भी कोई दरख्त होगा, जहाँ पे जंगलात होंगे, वहाँ पे ज़मीन बहुत सख्त होती है, सारी रूट्स उनकी सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं। लेकिन अगर हम जंगलात को काटते जाएंगे तो उससे क्या होगा, ज़मीन भुरभुरी हो जाएगी, नरम हो जाएगी, और उससे सॉइल एरोजन, ज़मीनी कटाव का शिकार हो जाएगी। जब सॉइल एरोजन होगी तो जैसे ही बारिशें आएंगी तो ऊपर जितनी भी फर्टाइल लेयर होती है, तय होती है ज़मीन की, सरफेस ज़मीन की, वो भी उस पानी के साथ बह के दरियाओं में, नदी नालों में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑल्सो क्या नुकसान हो सकता है? इट रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का रेट रिड्यूस हो जाएगा, जितने प्लांट्स कम होंगे उतनी ट्रांसपायरेशन कम होगी, इवेपोरेशन कम होगी। ठीक है, जब इवेपोरेशन कम होगी तो उससे क्या होगा, बारिशें भी कम आएंगी। ये सिर्फ इस वजह से हो
रॉ मटेरियल के तौर पर, खाम माल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ट्रीज ही नहीं है, अगर दरख्त ही हम काटते जा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल तो कर रहे हैं ना, हम सांस तो ले रहे हैं, ठीक है, हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करते हैं हवा में। तो हम तो इन्वायरमेंट के अंदर हवा में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, बट उस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने वाला वहाँ नहीं है। प्लांट्स बहुत थोड़े हैं, ट्रीज बहुत कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन कम हो जाएगी। जब इसकी कंजप्शन कम होगी तो ये इन्वायरमेंट में फिर ये एक ब्लैंकेट के तौर पे काम करेगी। हमने बात की कि ग्रीन हाउस गैस के तौर पे काम करती है, जितनी ज़्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या होगा, कार्बन ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमिना है वो भी बढ़ता जाएगा। ये दोनों हम पीछे पहले पढ़ के आए हैं, जिनकी वजह से फिर जो टेम्परेचर है हमारे अर्थ जोन का, हमारे अर्थ ग्लोब का, वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखिए कुछ इफेक्ट्स इसके डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स इन्वायरमेंट के ऊपर। अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ पे इनके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ से क्या मुराद है, ठीक है, वाइल्ड हम इसे कहते हैं जंगली को, तो वाइल्ड लाइफ से क्या मुराद है इसको डिफाइन कर लेते हैं। जितने भी नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं और नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, किसी भी एक एरिया का, वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, वाइल्ड लाइफ। नाउ व्हाट इज नॉन कल्टिवेटेड प्लांट, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कल्टिवेटेड प्लांट। नॉन कल्टिवेटेड जो कि हमने काश्त नहीं की, ठीक है, जो कुदरती तौर पर खुद से बन गए, जो कुदरती तौर पर ग्रो किए हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो घरेलू जानवर होते हैं, जिन्हें घरों में पाला जाता है। नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो घरों में नहीं पाले जा रहे, ठीक है, जो खुली जगहों पे रहते हैं। तो नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, इसी को हम वाइल्ड लाइफ का नाम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसका हमने इफेक्ट देखना है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, इफेक्ट क्या होता है डिफॉरेस्टेशन का। तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 इंक्रीज एक्सटिंक्शन रिस्क, एक्सटिंक्शन रेट, एक्सटिंक्शन रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो नातैद होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करते हैं आइडियल सिचुएशन क्या होती है। आइडियल सिचुएशन ये है किसी भी एक कंट्री में 25% एरिया जो है उस कंट्री का उसको कवर होना चाहिए फॉरेस्ट से, बट पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में हमारे पास जस्ट 5% एरिया ऐसा है जिसमें ट्रीज मौजूद हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे कंट्री में एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम डिफॉरेस्टेशन तो बहुत आसानी से करते जा रहे हैं, लेकिन उसको दोबारा से रिकवर होने में मिलियंस लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत साल लगते हैं दोबारा से। अगर एक दोबारा से हम जंगलात को अगर हम रीफॉरेस्ट अगर हम करना चाह रहे हैं तो दोबारा से उस शक्ल में आने में उसको बहुत सारे साल लग जाते हैं, क्योंकि अचानक से तो वो ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें पहले तो हम ये बात करें नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है कौन कौन से। फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसमें पेट्रोल वगैरह है या कोयला है या नेचुरल गैस है जो यूज़ करते हैं, ठीक है। मिनरल्स हैं, ट्रीज़ हैं, वाटर, एनिमल, ये सारे के सारे क्या हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती तौर पर हमारे पास मौजूद हैं। अब यहाँ पे टर्म यूज़ की गई है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये क्या है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको दोबारा से जनरेट नहीं किया जा सकता, तेज़ी से जनरेट हम नहीं कर सकते, ठीक है, इनके बनने में बहुत साल लगते हैं। तो इस तरह के रिसोर्सेज को कहते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं कुदरती तौर पर जो मौजूद हैं वो सारे क्या हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अगर हम उन्हें इसी तरह से यूज़ करते रहे तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमारे पास उनका कोई अल्टरनेट सोर्स भी नहीं होगा। अगर हम उनकी बात करें तो हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको सबसे पहले हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमारी इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी इनके ऊपर बेस करती हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्हीं पे बेस कर रहा है, और हमारी जितनी भी हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, घरों में हम जो भी डिवाइसेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इन्हीं पे ऊपर चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल जो हैं जिन्हें हम यूज़ करते जा रहे हैं, हम उनका बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा ये डिप्लीट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास कोई दूसरा इनका अल्टरनेट सोर्स भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है नॉन रीन्यूएबल, इन्हें बनने में दोबारा फिर से सालों लगेंगे, फ़ौरन से नहीं बन जाएंगे। तो इसलिए हमें पहले से इनका कोई अल्टरनेट एनर्जी सोर्स ढूंढना चाहिए, जिस तरह से सोलर एनर्जी है, ठीक है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में हम पानी को इस्तेमाल करके बना रहे हैं, या विंड टर्बाइंस की मदद से, हवा की मदद से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह से जो सोर्सेज हैं जो थोड़े सस्ते भी हों और उनसे एनर्जी भी अच्छी प्रोड्यूस की जा सके, हमें ऐसे रिसोर्सेज पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इन्हें कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इन्हें कंजर्व ऐसे करना
लाइट भी ऑफ रखें, वहाँ पे फैन भी ऑफ कर दें। कोई अप्लायंसेस अगर ऐसे अपने पूरी छोटे यूज़ नहीं कर रहे तो उसे आप ऑफ रखें। पानी की अगर हम बात करते हैं, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, अगर आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो टैप ऑफ कर दें। तो इस तरह से छोटे छोटे यहाँ पे स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसको कंजर्वेशन रिसोर्सेज की हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेटजी है जिसे हम 3R स्ट्रेटजी बोलते हैं। 3R में 3R इसके अंदर आते हैं। सबसे पहला हमारे पास R है जो उससे मतलब है, उससे मुराद है रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस का मतलब है कम इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे हम देखें रिड्यूस क्या है, द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स शुड बी रिड्यूस्ड। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, सालों ऐसे ही पड़े रहते हैं। जिस तरह से अभी प्लास्टिक के बैग्स अगर हम यूज़ करते हैं, पॉलीथीन शीट्स प्लास्टिक के बैग्स अगर हम फेंक देते हैं तो वैसे ही वो पड़े रहते हैं, उनकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन कॉज होती है, ये डिग्रेड नहीं होते। या प्लास्टिक की बॉटल्स हम यूज़ करके फेंक देते हैं तो वो भी डिग्रेड नहीं होती, वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, इसी तरह से जो ग्लास हम यूज़ करते हैं वो भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो वो सारी चीज़ें जो कि डिकम्पोज नहीं होती है नेचरली, वो क्या कहलाती है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाती है। तो जो हमारे पास फर्स्ट आ रहा है मतलब रिड्यूस, हमें चाहिए कि हम ये ऐसे मटेरियल जैसे ऑब्जेक्ट्स डिग्रेड नहीं होते, हम उनका इस्तेमाल कम से कम करें। ठीक है, ताकि उनको बनाने में जो रिसोर्सेज लग रहे हैं हमारे, कम से कम वो कंजर्व हो सकें, वो हमारे पास महफूज रह सकें। जो दूसरा आ रहा है इसका मतलब है रीयूज। रीयूज से क्या मतलब है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स शुड बी यूज अगेन एंड अगेन। एक बार आपने यूज कर लिया, उन्हें अगेन एंड अगेन उन्हें यूज करें, उन्हें आप फेंके नहीं, ताकि उनकी वजह से पोल्यूशन कॉज ना हो और दूसरी चीज़ के हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। लास्ट हमारे पास है रीसाइकल। रीसाइकल वेस्ट मटेरियल, वेस्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दोबारा उसी की बात कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, उनको सबसे पहले कलेक्ट करें, ठीक है, देन उन्हें क्लीन करें, फिर उन्हें मेल्ट करें और रीमोल्ड कर लें, एक नई शेप में दें उसे। जिस तरह से हम प्लास्टिक की बैग्स की बात करते हैं, प्लास्टिक के शॉपर्स हैं या बॉटल्स हैं हमारे पास प्लास्टिक की, तो उन्हें कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, देन क्लीनिंग प्रोसेस होता है, उनका सॉफ्ट किया जाता है, उसको फिर मेल्ट करके एक नई शेप में उसको रीमोल्ड किया जा सकता है, आसानी से उसको एक नई शेप में ढाल दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं रीसाइक्लिंग। तो इस तरह से दोबारा उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास पहले से जो मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं हमने वही दोबारा यूज़ कर लिया, उसी को रिसाइकिल कर लिया, नए हमें रिसोर्सेज यहाँ पे यूज़ नहीं करने पड़े। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, इस तरह से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम कंजर्व कर सकते हैं, 3R स्ट्रेटजी पे अमल करते हुए।